फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे DIPP यानी डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस, जिसमें आज पढ़ेंगे BLE 001 के खंड 1 में इकाई 1 विधि शासन, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत में विधि शासन और प्रशासनिक विधि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत में विधि शासन और प्रशासनिक विधि। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में विधि शासन और प्रशासनिक विधि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार के पास निष्पादित किए जाने के लिए असंख्य कार्य होते हैं। इनमें से कुछ है कानून और व्यवस्था की देखरेख, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास योजनाएं जैसी कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ जल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति जैसे लोकोपयोगी सेवाएं प्रदान करना होता है। को बाजार पर भी नियंत्रित रखना होता है ताकि वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और उचित दर पर अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध हो सके। वस्तुतः सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची का कोई अंत नहीं है। इतने बड़े कार्य को करने के लिए सरकार अपने अधिकारियों की शक्तियां प्रदान करती है और उनके दायित्व को सौंपती है। अधिकारियों को ज्यादा शक्तियां दिए जाने पर भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग की संभावना रहती है। प्रशासनिक कानून विधि की एक शाखा है जो शक्ति के सरकारी प्रयोग को नियंत्रित करने में मदद करती है। प्रशासनिक कानून सरकारी प्राधिकारियों की शक्तियां और कार्यों से संबंधित है और शक्तियों के प्रयोग किए जाने के लिए कार्य विधियों को नियंत्रित करती है। अतः हम देख सकते हैं कि विधि शासन और प्रशासनिक कानून दोनों एक ही है। दोनों का लक्ष्य शक्ति को नियंत्रित करना और प्राधिकारियों को शक्ति का मनमाना प्रयोग करने से रोकना है। तथापि यहाँ यह बताना उल्लेखनीय होगा कि जब डायसी ने विधि शासन निर्मित किया तब उसने सोचा था कि प्रशासनिक कानून विधि शासन के विरुद्ध है। आइए तार्किक आधार पर वाक्य के रूप में डायसी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष को देखते हैं। डायसी के अनुसार प्रशासनिक कानून विधि शासन के विरोधी है। यह निष्कर्ष गलत सिद्ध हुआ क्योंकि प्रशासनिक कानून न केवल अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करता है बल्कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने में भी ध्यान देता है। न्यायालयों को सरकार द्वारा शक्ति किसी के भी प्रकार के मनमाने प्रयोग को रोकना प्रशासनिक कानून से ही संभव बनाता है। इसके अलावा जैसा कि डायसी ने सोचा, मनमानी शक्ति के न होने का अर्थ केवल इस कारण विवेकाधिकार का न होना है कि वह कल्याणकारी राज्य केवल प्रभावी रूप से तभी कार्य कर सकते हैं जब अधिशासी अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाए। वस्तुतः प्रशासनिक नियम विधि शासन का अतिक्रमण नहीं करता है। इसके विपरीत प्रशासनिक कानून प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो विधि शासन को सुदृढ़ करती है। जैसा कि चर्चा की गई है कि भारत के संविधान की योजना विधि शासन की अवधारणा पर आधारित है, जबकि कानून की सर्वोच्चता प्राधिकार के अधीन है। विधि शासन में यह आवश्यक है कि लोक अधिकारी द्वारा शक्ति का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग अदालतों के नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। भारतीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों को सरकार की किसी भी मनमानी कार्रवाई क्रिया को रोकने का प्राधिकार प्राप्त है। विधि शासन की अवधारणा सरकार की असंगत कार्रवाई को चुनौती देने के लिए है। उसका समग्र भावार्थ की प्रशासन मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे कानून के अनुसार कार्य करना होता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करने की बाध्यता अदालतों द्वारा विकसित हुई है ताकि विधि शासन को सुनिश्चित किया जा सके और न्याय को असफल होने से बचाया जा सके। यह विधि शासन का बुनियादी मानदंड है कि प्रत्येक सरकारी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई भी कार्रवाई जो पक्षपातपूर्ण होगी वह मनमानी मानी जाएगी और विधि शासन का यह प्रथम सिद्धांत है कि जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मनमानी का न होना सरकारी कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों ने
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विकसित किए। प्राकृतिक न्याय के दो मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इसको, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा पक्षपात के विरुद्ध नियम और दूसरा है दूसरे पक्ष को भी सुनना या निष्पक्ष सुनवाई का नियम। पक्षपात के विरुद्ध नियम का अर्थ है अपने मामले को निर्णायक कोई भी न्यायाधीश स्वयं नहीं होगा। इसका लक्ष्य निष्पक्ष निर्णय द्वारा विवादों का निपटारा करना है। इसका अर्थ यह भी है कि निर्णय का कार्य करने वाला कोई भी सरकारी प्राधिकारी पक्षपात रहित होना चाहिए और उसे विवाद के समय कोई रुचि नहीं होनी चाहिए और उसे विवाद में किसी का पक्ष भी नहीं के प्रति पक्षपात नहीं बरतना चाहिए। उदाहरण के लिए साक्षात्कार एवं चयन समिति का सदस्य अभ्यर्थी भी है तो यह पक्षपात होगा और इसलिए यह प्राकृतिक न्याय और विधि शासन का उल्लंघन होगा। लैटिन भाषा के ओडी एल्टेरम पोर्टेम का अर्थ है कि दूसरे पक्ष को भी सुनना। न्यायाधीश को तब तक विषय के संबंध में निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि दोनों पक्षों को अपने मामले की स्थिति प्रस्तुत करने का मौका न दिया जाए। इस प्रकार किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव डालती है। प्राकृतिक न्याय में अपेक्षित है कि व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है तो बर्खास्तगी के आदेश पारित करने से पहले उसे अपना पक्ष सुनाने का अवसर दिया जाता है। यदि कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता है तो बर्खास्तगी आदेश प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा और इसलिए विधि शासन के विरुद्ध होगा। इसके आगे यदि निर्णय तक पहुंचते समय कार्यपालिका इसके कारणों को मजबूत करे और संबंध पक्ष तक उसे संप्रेषित करे तो विधि शासन अधिक सुदृढ़ होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में अपने निर्णय को तुलसीराम पटेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में और भी स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया कि राजकीय कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन न करना विधि शासन का उल्लंघन होगा। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय का लक्ष्य उचित व निष्पक्ष शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है जो कि विधि शासन और प्रशासनिक नियम का मुख्य सरोकार है। इस प्रकार प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा स्थापित करके भारतीय प्रशासनिक नियम से विधि शासन लाभान्वित हुआ ताकि प्रशासन के कार्य सुनिश्चित हो सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारत में विधि शासन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।